चित्रकूट जेल में गैंगवॉर की वारदात को अंजाम देने वाले अंशु दीक्षित का जेल में ही एनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन इस गैंगवॉर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर जेल के अंदर कैसे अंशु दीक्षित तक पहुंच गए हथियार। जबकि रायबरेली जेल में अंशु दीक्षित का ऐसा ही एक वीडियो सामने आया था, जिसके बाद उसे रायबरेली से जेल से शिफ्ट किया गया था। पैसा जो है सब भिजवा दो, 10,000 रुपये कल जो है डीलर को जाके सुबह दे देना आवाज़ पे, ठीक है। उसके बाद में 5,000 रुपये जब सारा सामान लेके आना तो अभी गेट पे जो है उसको डिप्टी को फ़ोन कर लेना। फ़ोन करने के बाद उसको 5,000 रुपये दे देना। फोन पर मदमस्त होकर धमकी देने वाला ये है उत्तर प्रदेश और बिहार का वो छटा हुआ बदमाश जिसने चित्रकूट जेल के अंदर खूनी दास्तान लिखी, जिसने जेल प्रशासन की छाती पर चढ़कर जेल को अखाड़े में तब्दील कर दिया और फिर जमकर की फायरिंग। पूर्वांचल और बिहार में दहशत का पर्याय बन चुके अंशु दीक्षित के हाथों तक चित्रकूट जेल के अंदर हथियार कैसे पहुंचे, कैसे वो अपने गैंग को जेल में खड़ा करता रहा, कैसे रच डाली उसने इस गैंग वॉर की पूरी कहानी, यह भी जांच के दायरे में सिमट गया है। लेकिन अंशु दीक्षित का दबदबा और वर्चस्व कितना था, उसका अंदाजा 3 साल पहले सामने आए इस वीडियो के जरिए लगाया जा सकता है, जिसके बाद अंशु दीक्षित को रायबरेली जेल से चित्रकूट की जेल में शिफ्ट किया गया था। रायबरेली जेल में थी अंशु की धमक। रायबरेली जेल में करता था शराब पार्टी। अंशु तक होती थी हथियारों की सप्लाई। दरअसल जो वीडियो आप देख रहे हैं उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जेल से बाहर रहकर दहशत की दास्तान लिखने वाले अंशु दीक्षित का दबदबा और धमक जेल के अंदर भी बरकरार थी। बाकायदा जेल के अंदर अपने गुर्गों के साथ मिलकर अंशु दीक्षित शराब पार्टी किया करता था। रायबरेली जेल उसके लिए जेल का अय्याशी का अड्डा ज्यादा थी। जेल से ही चलाता था अंशु अपना नेटवर्क। पुलिस कस्टडी से साल 2013 में अंशु दीक्षित फरार हो गया था। उसके बाद 2014 में अंशु दीक्षित को एसटीएफ ने धर दबोचा था, जिसके बाद साल 2018 में अंशु दीक्षित को रायबरेली जेल में ट्रांसफर किया गया था। लेकिन महज 2 महीने के भीतर ही अंशु दीक्षित ने रायबरेली जेल को अपनी अय्याशी का अड्डा बना लिया था। पुलिस और प्रशासन का खौफ उसके अंदर कितना था, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि न सिर्फ वो शराब पार्टी करता था, बल्कि हथियारों की खेप भी उस तक पहुंचती रही। इसके साथ ही अपनी धमक दिखाने के लिए अंशु दीक्षित ने एक वीडियो बनाकर वायरल भी किया था। जेलर को पैसा पहुंचाने का दे रहा आदेश। रायबरेली जेल के अंदर बेखौफ होकर रह रहे और अपना गैंग चला रहे अंशु दीक्षित ने जो अपना वीडियो वायरल किया था, उसमें वो किसी से फोन पर बात कर रहा था, जिसमें वो जेलर को 10,000 रुपए देने का आदेश दे रहा था। तो वहीं जेल के ही एक अधिकारी को 5,000 रुपए देने की बात कह रहा था। उस वीडियो में शराब और सिगरेट के साथ साथ अय्याशी करता हुआ अंशु दीक्षित दिखाई दिया था और सामने रखा था असला। और ये सब रायबरेली जेल के अंदर हो रहा था। हाँ सुनो बेटा, पहले तो काम करो, पैसा जो है सब भिजवा दो, 10,000 रुपये कल जो है डीलर को जाके सुबह दे देना आवाज़ पे, ठीक है। उसके बाद में 5,000 रुपये जब सारा सामान लेके आना तो अभी गेट पे जो है उसको डिप्टी को फ़ोन कर लेना। फ़ोन करने के बाद उसको 5,000 रुपये दे देना, ठीक है। काम करना कि दारू की बोतल जो लेना वाइट वाली मंगा ले रहे हैं। वीडियो वायरल होने पर मचा था हड़कंप। साल 2018 में जब अंशु दीक्षित का ये वीडियो सामने आया था तो हड़कंप मच गया था, जिसके बाद रायबरेली जेल के अधिकारियों पर गाज गिरी थी। तो वहीं आनन फानन में अंशु दीक्षित को रायबरेली जेल से चित्रकूट जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने कई दावे किए थे। लेकिन अपनी धमक के दम पर चित्रकूट जेल प्रशासन के सारे दावों को अंशु दीक्षित ने कुचल कर रख दिया। जहां न सिर्फ अंशु दीक्षित के पास हथियारों की खेप पहुंचती रही, बल्कि उसने गैंगवॉर को अंजाम दिया, जिसमें पश्चिमी यूपी के सबसे बड़े बदमाश मुकीम काला को ढेर कर दिया। तो वहीं पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गे मिराजुद्दीन की हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने
अंशु दीक्षित का जेल में ही एनकाउंटर कर दिया। छात्र से अपराधी बन गया अंशु दीक्षित। अंशु दीक्षित के अपराध का काला अध्याय सीतापुर से शुरू हुआ, लेकिन उस वक्त वो छोटी मोटी लड़ाई का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन इसी बीच अंशु दीक्षित ने लखनऊ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। इस दौरान वो कई अपराधियों के संपर्क में आया और फिर अंशु दीक्षित छात्र से गैंगस्टर बनता चला गया। इस दौरान उसने कई वारदातों को अंजाम दिया। जराइम की दुनिया में आगे बढ़ने का चस्का अंशु दीक्षित को कुछ यूं चढ़ा था कि उसने पूर्वांचल और अवध के साथ साथ बिहार तक में अपनी आमद दर्ज करानी शुरू कर दी थी। पुलिस को चकमा देकर हुआ था फरार। सबसे पहले अंशु दीक्षित बिहार के गोपालगंज में साल 2008 में अवैध असलों के साथ गिरफ्तार हुआ था, जिसके बाद उसे 5 साल तक जेल में रहना पड़ा था। लेकिन हर रोज वो पुलिस कस्टडी से फरार होने का प्लान बनाता रहता था और 17 अक्टूबर 2013 को जब अंशु दीक्षित को पेशी पर लाया गया तो सीतापुर रेलवे स्टेशन पर सिपाहियों को नशीला पदार्थ खिलाकर आराम से फरार हो गया था। जिसके बाद सीतापुर में ही सपा के पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी और उनके बेटे परीक्षित त्रिपाठी को मारने की योजना बनाई थी। 1 साल बाद फिर हुआ गिरफ्तार। सितंबर 2014 में अंशु दीक्षित की लोकेशन भोपाल मिली थी। जब एसटीएफ की टीम अंशु दीक्षित को गिरफ्तार करने भोपाल पहुंची थी तो बेखौफ अंशु दीक्षित ने एसटीएफ पर ही हमला कर दिया और फरार हो गया। लेकिन आखिरकार दिसंबर 2014 में अंशु दीक्षित को एसटीएफ ने गोरखपुर से गिरफ्तार किया था। उस वक्त उसके पास से असले बरामद हुए थे, जहां से साल 2018 में उसे रायबरेली जेल में शिफ्ट किया गया। लेकिन रायबरेली जेल को अंशु ने अय्याशी का अड्डा बना दिया, जिसके बाद अंशु दीक्षित को चित्रकूट जेल में शिफ्ट किया गया। जहां अंशु दीक्षित ने जेल में ही अवैध असले जमा किए और फिर एक बड़ी गैंग वॉर को अंजाम दिया, जिसमें मुकीम काला और मिराजुद्दीन की हत्या कर दी। तो वहीं पुलिस ने जेल के अंदर ही अंशु दीक्षित का एनकाउंटर कर दिया और इस तरह दहशत का दूसरा नाम बन चुके अंशु का काला अध्याय खत्म हो गया। लेकिन अपने पीछे अंशु कई सवाल छोड़ गया है कि आखिर अंशु तक जेल के अंदर हथियारों की सप्लाई कैसे होती थी। जेल कोई भी हो, कैसे वो अपना गैंग चलाता रहता था, किसके इशारे पर उस तक हथियार पहुंचते थे, जिसकी जांच होनी बाकी है। एबीपी गंगा के लिए चित्रकूट से मोहम्मद मोइन और बलराम पांडे की रिपोर्ट। तो चित्रकूट जेल में हुई गैंग वॉर ने हड़कंप मचा दिया है, जहां जेल के अंदर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं, जिसके बाद जेल प्रशासन पर सवाल उठने लगे कि आखिर जेल के अंदर हथियार कैसे पहुंच गए। जिसके बाद जेलर और डिप्टी जेलर पर गाज गिरा दी गई। लेकिन इसके बाद सवाल यही कि आखिर अंशु दीक्षित का जेल के अंदर मददगार कौन था, जिसने उस वक्त उसके पास हथियारों की खेप पहुंचाई। चित्रकूट जेल में लिखी गई गैंगवार की कहानी के पीछे के असल किरदारों का अंत हो चुका है। जब जेल का गलियारा गोलियों की आवाज से गूंज उठा था, जेल के अंदर ही लिखी गई थी खूनी दास्तान हर्राने लगा था चित्रकूट का जर्रा जर्रा। जैसे ही गोलियों की आवाज गूंजने लगी तो जेल की दीवारों में सिमटे हुए कैदी भागने दौड़ने लगे, अपनी अपनी बैरक में छिपने लगे। तो वहीं जेल की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी भी अलर्ट मोड पर आ गए। इस दौरान चित्रकूट जेल में बंद बदमाश अंशु दीक्षित ने जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसकी सुरक्षा को लेकर जेल प्रशासन छाती ठोकता रहा है। हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद था मुकीम काला। जिस हाई सिक्योरिटी बैरक पर अंशु दीक्षित ने हमला बोला था और ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा था, उस बैरक में पश्चिमी यूपी का सबसे बड़ा बदमाश मुकीम काला बंद था। देखते ही देखते अंशु दीक्षित ने अवैध हथियार से मुकीम काला के सीने को छलनी कर दिया। वहीं एक और बदमाश मिराजुद्दीन को निशाना बनाया, जिसमें मुकीम काला और मिराजुद्दीन ने मौके पर दम तोड़ा।
गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ ही जेल की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी एक्टिव हुए और इस वारदात के आगे की कहानी में बताया गया कि अंशु दीक्षित ने सरेंडर करने के बजाय कई कैदियों को बंधक बना लिया और जान से मारने की धमकी देने लगा, जिसके बाद पुलिस ने जेल में ही अंशु दीक्षित का एनकाउंटर कर दिया। अंशु दीक्षित तक कैसे पहुंचा असला, किसके इशारे पर वारदात को दिया अंजाम, हथियारों की जेल प्रशासन को क्यों नहीं थी जानकारी, हाई सिक्योरिटी बैरक तक कैसे पहुंचा अंशु, वारदात के वक्त कहां थे सुरक्षा कर्मी। लेकिन ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आना जरूरी है, वो भी तब जब रायबरेली जेल से अंशु दीक्षित को चित्रकूट जेल लाया गया था। उसकी वजह रायबरेली जेल का वो वीडियो था। वहीं चित्रकूट जेल में जिस मुकीम काला को अंशु दीक्षित ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, चलिए आपको दिखाते हैं उसका पूरा काला चिट्ठा। चित्रकूट की जेल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक से ही जेल के अंदर ही सुरक्षा की धज्जियां उड़ती चली गई और ताबड़तोड़ गोलियों से गूंज उठा चित्रकूट जेल का गलियारा और लिख दी गई खूनी दास्तान। इस वारदात में 3 दुर्दांत अपराधियों का अंत हो गया। उत्तर प्रदेश में अपराध और दहशत के पर्याय बन चुके थे। पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक जिनके अपराध से कांपता था उत्तर प्रदेश, जब वो एक साथ एक ही जेल में रहने लगे और आमना सामना हुआ तो खून से लिख दी गई ऐसी वारदात जिसने चित्रकूट जेल प्रशासन पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। चित्रकूट जेल में लिखी गई खूनी दास्तान। पश्चिमी यूपी के बदमाश मुकीम काला की हत्या, मुख्तार के गुर्गे मेराज अली की हत्या, कुख्यात बदमाश अंशु दीक्षित का जेल में एनकाउंटर। दरअसल ये तीनों ही बदमाश अपने अपने इलाके में दहशत का पर्याय बन चुके थे और वक्त वक्त पर अपने कारनामों से यूपी को दहलाते रहते थे। इनमें से सबसे कुख्यात बदमाश रहे मुकीम काला का आपराधिक इतिहास पश्चिमी यूपी से शुरू हुआ और देखते ही देखते हरियाणा तक वारदात को अंजाम देने लगा था। लाल रंग में रंगा मुकीम काला का इतिहास। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जरायम की दुनिया का सबसे बड़ा नाम रहा मुकीम काला बेहद ही साधारण परिवार का बेटा रहा, लेकिन जब हथियार हाथ लगा तो हत्या और वारदात का ऐसा चस्का चढ़ा कि न सिर्फ यूपी के कैराना बल्कि पश्चिमी यूपी का सबसे बड़ा बदमाश बनकर उभरा और फिर देखते ही देखते कई वारदातों को अंजाम देता चला गया। राज मिस्त्री से डॉन बना मुकीम काला। दरअसल यूपी के कैराना का रहने वाला मुकीम काला पेशे से राज मिस्त्री था, लेकिन उसे अपने ही घर में जरायम का ऐसा पाठ पढ़ने को मिला कि फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दरअसल मुकीम काला का बड़ा भाई वसीम काला कैराना का छटा हुआ बदमाश था और कई वारदातों को अंजाम दे चुका था, जिसके बाद मुकीम काला ने भी अपने भाई के साथ मिलकर जरायम की दुनिया में एंट्री कर ली, जिसके बाद देखते ही देखते कई वारदातों को अंजाम देने लगा। शामली के कैराना का रहने वाला था मुकीम काला। मुकीम का पिता करता था हथियारों की सप्लाई। 19 साल की उम्र में मुकीम जरायम की दुनिया में आया। साल 2010 में पहली वारदात को अंजाम दिया। मुकीम काला पर 61 गंभीर मामले दर्ज। मुकीम काला पर 3 गैंगस्टर के मामले दर्ज। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जेल में 2 गैंगों में गैंगवार हुई, जिसमें पूर्वांचल के गैंगस्टर आशु दीक्षित ने मुकीम काला और मेराज अली को मार गिराया। फिलहाल चित्रकूट जेल पुलिस ने आशु दीक्षित को भी मुठभेड़ के बाद मार गिराया। गैंगवार में मारे गए मुकीम काला और मेराज अली के आपराधिक इतिहास की बात करें तो मेराज अली मारे गए कुख्यात अपराधी मुन्ना बजरंगी की गैंग का सक्रिय सदस्य था और उसकी हत्या के बाद मेराज अली मुख्तार अंसारी का खास हो गया। अगर हम मुकीम काला की बात करें तो मुकीम काला का जन्म शामली के जहानपुरा गांव में हुआ था और 2010 में पहली बार मुकीम काला ने आपराधिक वारदात को अंजाम दिया था और ये आपराधिक वारदात उसने पानीपत के उस घर में की थी जहां पर वो नौकरी कर रहा था।
इस वारदात के बाद मुकीम काला गिरफ्तार हुआ और सलाखों के पीछे पहुंचा और सलाखों के पीछे पहुंचने के बाद मुकीम काला ने यहीं से अपना एक गैंग तैयार किया और उस गैंग के जरिए जब वो सलाखों के बाहर आया तो उसने ताबड़तोड़ आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया। अगर उसके आपराधिक इतिहास की बात करें तो मुकीम काला पर अब तक 3 दर्जन से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसमें हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी जैसे गंभीर मामले भी शामिल हैं। अगर हम बात करें मुकीम काला की तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में भी उसका आतंक था और यही वजह है कि फरवरी 2021 में उसकी मां ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर ये गुहार लगाई थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस उसके बेटे मुकीम काला का एनकाउंटर में मर्डर कर सकती है। दरअसल मुकीम काला जब 19 बरस का था तब साल 2010 में उसने पहली वारदात को अंजाम दिया था। इस दौरान पानीपत में एक घर में मजदूरी करने के दौरान घटना को अंजाम दिया। साल 2010 में पहली वारदात को अंजाम दिया। पानीपत में मजदूरी का कर रहा था काम। मकान मालिक से मुकीम काला ने लूटे 18 लाख रुपए। लूट मामले में करनाल जेल में बंद रहा मुकीम काला। बस यहीं से मुकीम काला का गैंगस्टर बनने का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बाद मुकीम काला ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उत्तराखंड से लेकर हरियाणा और पंजाब तक मुकीम काला ने अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया। इस दौरान मुकीम काला का बड़ा भाई वसीम काला एसटीएफ के हाथों मारा गया।